Congratulations, Salish. Thank you, sir. When is your interview? Sir, 9 Jan. 9 January. Yes, sir. Good, good. So आप इंटरव्यू मीडियम आपने हिंदी दिया हुआ है? जी सर। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन में क्या क्या किया? डिफरेंट स्टडी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन? जी सर। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइए कि एजुकेशन के बारे में आपका हिंदुस्तान में क्या समस्याएं हैं, क्या सरकार कर रही है? जो एक NEP करके कुछ सुना है, यस सर। वो क्या है? किस तरह से वो कुछ मदद करेगा या कुछ समस्याएं हैं के बारे में बताएं। यस सर। सर, भारतीय एजुकेशन में कई सारी समस्याएं थीं। जैसे फंडिंग की समस्या थी। इसके साथ साथ टीचर एजुकेशन और बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखना था, जिसमें ना केवल मानसिक शिक्षा बल्कि शारीरिक आध्यात्मिक शिक्षा पर भी बल दिया जाए। इसके साथ साथ जो ना केवल हम पढ़ाई कराएं बल्कि कई सारे और आयाम हैं शिक्षा के। जैसे कोई बच्चा अगर खेल कूद में जाना चाहता है, स्पोर्ट में जाना चाहता है या व्यवसाय करना चाहता है, तो हम उसको भी प्रमोट करें। तो इन सभी आयामों पर और भी कई सारे आयाम हैं, जैसे नवीन टेक्नोलॉजी को सिखाना हो गया, या जो 21वीं सदी की नई स्किल्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है, इस तरीके की चीज़ों को क्रिटिकल, ये बताएं किसी सदी की क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? यस सर। जैसे टेक्नोलॉजी, AI इनेबल करना बच्चों को, कोडिंग जैसे साइबर स्पेस में बच्चों को सक्षम बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग को और ज़्यादा बच्चों में इन्वॉल्व कराना। पहले हम जो रोट लर्निंग पर ज़्यादा बल देते थे, तो उस तरीके से निकलने का काम करना था। इसको लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लाया गया था। इसके साथ साथ कई और सारे प्रयास भी इसी के साथ में किए गए, जैसे PM श्री के माध्यम से जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा का आधारभूत संरचना है, उसको और आधुनिक बनाने का प्रयास किया। तो ग्राउंड पे कुछ इसका असर के बारे में कुछ अभी चर्चाएं हो रही है कि कुछ हो पा रहा है, या ये कभी कागज में ही रह गया है मामला? नहीं सर, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके कई आयामों पर वो धरातल पर उतरी है। जैसे जो स्ट्रक्चर चेंज करने का बात था, 5+3+3+4 का, वो स्ट्रक्चर अभी राज्यों में लागू हुआ है। इसके साथ साथ टीचर एजुकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, जिसमें निष्ठा कार्यक्रम जैसे प्रयास किए गए हैं। बच्चों में फाउंडेशन लर्निंग और न्यूमरेसी को बढ़ाने के लिए जो निपुण कार्यक्रम है उसको हमने लागू किया है। तो कई सारे प्रयास हुए हैं। हालांकि कुछ समस्याएं अभी भी रेखांकित की जा सकती हैं। जैसे अभी भी जो पाठ्यक्रम है वो हमारी मातृभाषा में उपलब्ध नहीं है, जो शिक्षण सामग्री है वो भी नहीं है। इसके साथ साथ जो टीचर एजुकेशन है, जो इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर, जैसे कोडिंग हम सिखाना चाहते हैं, पर हमारे पास वो टीचर नहीं है जो कोडिंग सिखा सके, तो वो एक कुछ समस्याएं हैं। इसके साथ साथ कई सारे राज्य हैं जिनमें अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाए, तो वो अभी कुछ समस्याएं हैं जिनको और सुधारा जा सकता है। प्राइमरी और आंगनवाड़ी की स्थिति, उसमें जो कहा गया कि उसको इंटीग्रेट कर देना है, उसमें कुछ समस्याएं हैं या हो पा रहा है आसानी से वो काम? कुछ बस सर, कुछ रेजिस्टेंस है, पर जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे तो उनको भी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। ओके। सो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान के विषय में काम हो रहा है। दूसरी क्या समस्या है देश की सबसे बड़ी? सर, सुरक्षा के संबंध में कई सारी समस्याएं हैं, जैसे एजुकेशन के बाद में आपके नज़र में सुरक्षा की समस्या है? यस सर। तो क्या समस्या है और क्या समाधान है? सर, जैसे आतंकवाद की एक समस्या है। जैसे हाल ही में दिल्ली में टेरर अटैक हुआ, तो इसके साथ नक्सलवाद, और तीसरा सर साइबर क्राइम। जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी जैसे क्राइम बढ़ रहे हैं, वो एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यस सर। ओके। ओके, कैसे हो शैलेश? ठीक है। बहुत फीलिंग है। आप ये बताइए मुझे, आपकी माता जी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो आपको एग्रीकल्चर का तो पता ही होगा। तो जो पिछड़ा वाला बजट आया था, अभी तो आने वाला है, उसके अंदर महिलाओं के लिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी कुछ उनको और उभारने के लिए स्कीम्स थी। आप उनके बारे में बता सकते हैं? मैम, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उसमें एक लखपति दीदी करके स्कीम थी। इसके साथ ड्रोन दीदी करके कुछ स्कीम थी, जिसके माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको टेक्नोलॉजी में इनेबल किया जाएगा, और जो ड्रोन है वो उनको दिया जाएगा।
ताकि जो भी एग्रीकल्चर में ड्रोन का एक्टिविटी है वो बढ़ाया जाए और साथ ही महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सके और एग्रीकल्चर में इस तरह। और एक सेल्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए उनकी स्कीम थी सर मैं कि महिलाओं के लिए हाट हो जहाँ पे वो डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस लाके बेचें, ऐसा उसमें इनिशिएट किया गया था। ठीक है सर मैम मैं याद नहीं कर नहीं कोई बात नहीं। आपने एक पेपर लिखा है रिवाइविंग बुंदेलखंड पे। मैम ऐसे था, ऐसे लिखा है। आप हिस्टोरिकल रीजन है उसको कैसे रिवाइव करने का आप सोचते हैं? यस मैम, कई सारे आयामों पर उसको रिवाइव किया जा सकता है। सबसे पहले तो आर्थिक क्षेत्र में उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है, क्योंकि गरीबी और पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा है। उसको रिवाइव करने के लिए आर्थिक स्तर पर कई सारे प्रयास किए जा सकते हैं, जैसे खनिज संसाधन से भरपूर क्षेत्र है, जैसे यूरेनियम जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बहुत आवश्यक है वो वहाँ पर पाया जाता है। इसके साथ साथ रेत काफ़ी वहाँ पर उपलब्ध है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 70% ज़रूरत पूरे देश का रेत का वो अकेला क्षेत्र पूरा कर सकता है, तो उसके दृष्टिकोण से काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ पर्यटन का अपार संभावना है, जैसे ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरें वहाँ पे हैं, किला और जो भी पर्यावरणीय पर्यटन है उसकी भी संभावना है, तो उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। इसके साथ एक जो नवीन आयाम है वो आईटी इंडस्ट्री का है। जैसे बुंदेलखंड झांसी क्षेत्र में एक बीड़ा करके प्रयास किया गया है, तो उसको अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो इंडस्ट्रियल हब बन सकता है। इसके साथ एक जो बहुत बड़ा पोटेंशियल है वो नवीकरणीय ऊर्जा का है, जिसमें सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और हाल ही में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे है उसके किनारे किनारे सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, लगभग 3.5 मेगावाट क्षमता का वो प्लांट लगाया गया है। तो इस तरीके से, और इसके साथ साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वहाँ की उसकी जो संस्कृति है उसको वैश्विक पटल पे, राष्ट्रीय पटल पे लाया जा सकता है। तो उन सभी आयामों पर काम करके उसको रिवाइव किया जा सकता है। एजुकेशन आपका एक सब्जेक्ट था। यस मैम। आज के पेपर में आया है कि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, क्योंकि बच्चों का जो है चाहे वो बारिश हो, गर्मी हो, अब पोल्यूशन है, पहले कोविड में ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं जिनके यहाँ एक मोबाइल होता है, फादर को वो मोबाइल ले जाना, आज के पेपर में ये सब दिखा है। तो ये समस्या जो है कि और बच्चे जो इनको ज़बरदस्ती बुलाया जा रहा है वो खांसी वगैरह के साथ आ रहे हैं, तो ये जो एजुकेशन डिसरप्ट हो रहा है कोविड टाइम से लगातार, ये आपके हिसाब से आपने एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ा है कि ऐसा क्या हो सकता है कि उनको वातावरण भी सही मिले और उनकी शिक्षा में भी बाधा ना हो? यस मैम। मैम पहला प्रयास तो स्कूल अवसंरचना के लेवल पर किया जा सकता है। जो भी स्कूल इस तरीके से बनाए जाएँ कि पॉल्यूशन का या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों को हार्म ना पहुँचाएँ। दूसरा एक जो प्रयास किया जा सकता है, कुछ ऐसे मौसम होता है या कुछ ऐसा महीना होता है जिस महीने में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर हम हाइब्रिड एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं कि कुछ बच्चे स्कूल आएँ या फिर ऑनलाइन एजुकेशन हम प्रमोट कर दें। तो इस तरीके के कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। शैलेश जी, आपका नाम का मतलब क्या हुआ, शैलेश? यस सर। शायद शाब्दिक अर्थ में ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, शैल और ईश। इसका जो संपूर्ण अर्थ होगा वो पर्वतों पर ईश्वर या स्वामी। पर्वतों का स्वामी। यस सर, भगवान शिव के लिए ही शब्द प्रयोग है। और भगवान शिव इसी के ऊपर बैठते हैं? नहीं सर, वो शैल के ईश्वर है, क्योंकि वो हिमालय पर्वत पर निवास करते हैं, इसलिए उनको ये नाम भी दिया जाता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ पाया जाता है? ये सर कैलाश जो हमारा हिमालय रीजन है वहाँ पर पाया जाता ये धार्मिक कोई मान्यता है इसकी? है। सर कैलाश मानसरोवर की धार्मिक मान्यता है। वहाँ जाने का रास्ता? सॉरी सर? वहाँ जाने का रास्ता क्या हाँ से होता है, जाता है? ये सर जानकारी है आपको? ये सर एक रास्ता तो उत्तराखंड से होकर जाता था, एक जो सिक्किम वाला क्षेत्र है वहाँ से होकर जाता हूँ। आपके यहाँ जो बुंदेलखंड क्षेत्र है सर, उसमें एक फसली है, पूरा का पूरा कृषि से संबंध रखते हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में 3 फसलें हो जाती हैं। यस सर। तो जो आपने रिवाइविंग बुंदेलखंड की बात करी, जब एक फसली है, लोगों के लिए मजदूरी तक निकालना मुश्किल हो जाता है। दूसरे क्षेत्रों में 3 फसलें लोग ले रहे हैं। बंगाल में तो 3 फसलें लोग सिर्फ धान की ले लेते हैं। यस सर। और क्या तो एक तर्रा क्षेत्र है जहाँ पर कि धान हो सकता है, बाकी जगह तो खेती होती भी नहीं है।
तो इसको कैसे उभारेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि अलग प्रदेश बना देंगे तो उसका इलाज हो सकता है? यस सर। सर निश्चित तौर पर जो एग्रीकल्चर की समस्या है वो काफ़ी गहन समस्या है वहाँ पर एक अलग राज्य बनाकर हम उसको रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो संसाधन वहाँ पर उपलब्ध नहीं। अगर हम एक नया राज्य बनाते हैं तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगा, और रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो जो भी स्कीम्स होगी या जो भी योजनाएं होगी वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही है, और इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का विकास है वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगा। और तीसरा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें कहीं ना कहीं बहुत मास लेवल पर फंड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि केंद्र सरकार पर एक राजकोषीय दबाव पड़ेगी। हालांकि जैसा एग्रीकल्चर है या कोई अन्य सेक्टर भी है वो बुंदेलखंड में रिवाइव किया जा सकता है, और उसके लेकर प्रयास भी हो रहे हैं। जो एक फसल उगने की समस्या है वो पानी की समस्या के कारण है, क्योंकि पानी उपलब्ध नहीं है, इसके कारण से वहाँ पर फसल उत्पादन नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ की जो ज़मीन है वो अनुपजाऊ है, तो उस पर पथरीली है, उपजाऊ अनुपजाऊ तो है ही, बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन है वो। सर सभी जगहों पे ऐसा नहीं है। जैसे 7 जिले उत्तर प्रदेश में आते हैं बुंदेलखंड के, तो लगभग 3 से 4 जिले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जैसे मेरा जिला है जालौन, तो जलोढ़ मृदा लगभग जैसे ललितपुर या झांसी का क्षेत्र बोले तो वहाँ पे थोड़ा पथरीली से और ज़मीन है, तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट ना करके माइनिंग और अन्य जो भी एक्टिविटीज़ है जैसे IT इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, उसको प्रमोट कर सकते। सर जो मेरी जो समस्या थी एक फसली का, उसमें जो पानी की समस्या के कारण ये समस्या हो जाती है, तो केन बेतवा रिवर लिंकिंग जैसे प्रोजेक्ट हैं वो लगाए गए हैं, तो वहाँ पर सिंचाई की समस्या आने वाले समय में दूर हो करके। इसके साथ साथ जो पुनर्भरण संरक्षण तकनीकें हैं जल का, उनको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जैसे सर हाल ही में हमारे ही ज़िले के DM हैं माननीय राजेश पांडे, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था। कई सारे जो हमारी नदियाँ लुप्त हो गई थी उनको रिवाइव किया गया, और उसी को देखते हुए सरकार ने उनको अभी राष्ट्रीय देव संरक्षण पुरस्कार भी दिए। तो उस तरीके के जो प्रयास है वो अन्य जिलों में भी लागू किए जा सकते हैं। और माता टीला जो स्कीम है उससे कुछ फ़ायदा हुआ आपके क्षेत्र को? जी सर, माता टीला एक डैम है जो झांसी के आसपास के क्षेत्र में है, और वहाँ से जो भी आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर एग्रीकल्चर डेवलप है। ओके, शैलेश ठीक से बताइए, आपका हिंदी लिटरेचर है और सर। तो हिंदी साहित्य के क्या क्या काल है? यस सर। सर मोटे तौर पर आदिकाल, फिर उसके बाद मोटे तौर पर 5 काल बांटे जा सकते हैं। पहला आदिकाल आता है, दूसरा सर भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल, और फिर उसके बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल को कई सारे और कालखंडों में बांटे। हाँ, तो वही आप मिक्स कर रहे हो, पहले 5 बोला, फिर ये है 4 ही वैसे। यस आधुनिक काल में कहानी खत्म हो जाती है। यस सर। तो ये बताइए, ये जो आपका हिंदी या देवनागरी ये कब शुरू हुई? ये सर देवनागरी लिपि का जो उद्भव माना जाता है वो लगभग गुप्त काल से माना जाता है। इसी कारण से गुप्त लिपि या कुटिल लिपि भी बोला जाता है। वो हिंदी? सर हिंदी अगर हम खड़ी बोली या आधुनिक हिंदी के संदर्भ में तो वो लगभग 19वीं सदी में व्यवस्थित रूप से मिलती है, परंतु उसके जो प्राचीनतम साक्ष्य या आधारभूत जो भी लक्षण है वो हमें आदिकाल से देखने को मिल जाते हैं, जिसमें अमीर खुसरो की जो मुकरियाँ हैं या पहेलियाँ हैं उनमें वो मिलती है। इसके साथ संत साहित्य है, उसमें भी कुछ कुछ इनपुट्स दिख जाए। आप क्रिकेट खेलते हैं, यस सर। तो किस लेवल में खेलते हैं? सर सिर्फ मनोरंजन के लिए या फिर थोड़ा बहुत खेल। तो कोई स्टेडियम वगैरह भी जाते हैं या वैसे ही? सर मैं ज़्यादातर अपने गांव में ही रहा हूँ, तो जो भी खेत खलियान या मैदान होता था वहाँ पे खेलता था, और ऐसा कोई मौका अभी तक तो नहीं मिला कि किसी स्टेडियम में खेल पाऊँ। तो ये बताइए, एक तो टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? सॉरी सर, मैं सीधा है। फिर क्रिकेट में जैसे एक वाइट बॉल है, पिंक बॉल है, रेड बॉल है, ये कब और क्यों शुरू हुआ? यस सर। सर वाइट बॉल मुख्यतः प्रयोग की जाती है जो T20 या ODI क्रिकेट है, और जो रेड बॉल है उसका उपयोग किया जाता है टेस्ट क्रिकेट। उसके बाद आता है सर पिंक बॉल, जो कि डे नाइट टेस्ट क्रिकेट है, उसमें उपयोग की जाती है। पिंक बॉल लाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो उसमें साइनिंग अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है और बाउंस थोड़ा अपेक्षाकृत ज़्यादा होता है, तो उसमें एक रोमांच लाने के लिए और उसको टेस्ट को और ज़्यादा इंगेजिंग बनाने के लिए उसको लाया गया था। ओके, इसी बताइए, अभी आपको ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की सिचुएशन मालूम है? यस सर। क्या चल रहा है वहाँ पे?
सर अभी 2-3 मुख्य मुद्दे हैं जिन पर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में विवाद है। पहला तो सीमा विवाद है, जो कि सर लाइन का नाम बोल रहा हूँ, शायद डूरन लाइन। डूरल लाइन। यस सर। सर उस पे दोनों राज्य सहमत नहीं है। अफ़गानिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है कि इस सीमा के आधार पर हमारा जो भी राज्यों का विभाजन है वो हो। और पाकिस्तान का क्या स्टैंड है? पाकिस्तान उस लाइन को भी मान्यता है और कुछ क्षेत्र अफगानिस्तान क्यों नहीं मानता उस लाइन को? सर एक तो वो औपनिवेशिक शासन के दौरान ये रेखा खींची गई थी, तो वो ये मानते हैं कि हम उस टाइम पे स्वतंत्र नहीं थे तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसके साथ जो मुद्दा अगला मुद्दा है वो ट्रेड रूट को लेकर है। जो भी अभी पाकिस्तान में कुछ ट्रेड जो रूट्स थे वो ब्लॉक कर दिए थे। इसके साथ जो टेररिज्म है, टीटीपी तहरीक तालिबान, पाकिस्तान का एक एलिगेशन है कि टीटीपी के थ्रू अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पर जो भी आतंकवादी घटनाएं हैं वो को प्रमोट करता। ओके, नट्स। थैंक यू। चलिए, आपने बहुत अच्छा किया और ऐसा ही परफॉर्म करिए। थैंक यू। मेरे इंटरव्यू में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और हम लोग ने जिन विषयों पे आपसे चर्चा की उसमें आप बहुत अच्छा किए, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सब्जेक्ट्स हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप अपने करंट अफेयर्स, अपने सब्जेक्ट सबके बारे में ऐसे ही प्रिपेयर करके जाएंगे। आपने एग्रीकल्चर का अच्छा जवाब किया था, उस पर थोड़ा और पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का है ना, तो उस पर आपका जो ये आपका जो 2047 अमृत काल में क्या क्या कर रहे हैं महिलाओं का, आपने माता जी के लिए लिखा है कि वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो उसका ध्यान रखते हुए महिलाओं के लिए क्या क्या रूरल विमेन के लिए क्या क्या कर रहे हैं वो सब कर लीजिएगा। रूरल रिलेटेड स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। और बाकी तो ठीक है, सही कर रहे हैं आप। हिंदी मूवीज सोशल इश्यूज पे देखते हैं? यस मैम। उसके अलावा क्यों नहीं देखते? यस मैम। वो भी देखा करिए। अभी मैं इंटरव्यू जा चुके हैं, कितने नंबर दिए हुए? सर 154। 154। किसका बोर्ड था? सर मैम बीवी स्वयं सर का। अच्छा, कुछ सवाल? कहीं तो अटके थे क्या? उनका बोर्ड तो अच्छा है। बोर्ड अच्छा है मैम। मैं पहली बार गया था और मतलब गांव से आता हूँ तो इस तरीके का कोई एक्सपोजर था नहीं कि सामने किस तरीके से बात की जाता है। और एक समस्या जो मुख्य मुझे लगी थी कि एक बोर्ड मेंबर थे, वो कि साउथ से थे और मेरे से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछ रहे थे, तो वो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा था, तो मैंने ट्रांसलेट करने के लिए सर को बोला, तो उन्होंने ट्रांसलेट किया। पर जो एक अंतराल आता है कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ और वो कुछ सुनना चाह रहे हैं और वो कुछ बोल रहे हैं और मैं क्या समझ पा रहा हूँ, तो वो उसमें एक अंतर आया। तो उसकी वजह से मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ और फिर उसका इम्पैक्ट थोड़ा आई। तो अब तो हम कॉन्फिडेंट सब अब बहुत बढ़िया करोगे। मैं तो आपको सोचता हूँ कि जिस सहजता से आप बात कर रहे हो, जो पकड़ है आपकी सब्जेक्ट की हर प्रश्न की अच्छी पकड़ है। थैंक यू सर। लेकिन थोड़ा सा आपके लिए जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आप ये कर लीजिएगा कि सूची बना लीजिए। आपके अभी मॉक्स कितने चल रही है अभी तक? सर ये चौथा था। चौथा है। यस सर। तो आपको मालूम पड़ जाएगा पैटर्न किस तरह सवाल पूछे जा रहे हैं। यस सर। उनको आप जो है चिन्ह के वो लिख लीजिए, यस सर। है ना। 2-3 टॉपिक्स ले लीजिए, करंट अफेयर्स कर लीजिए, डाफ अलग लिख लीजिए। यस सर। डाफ रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, क्या हो आप खुद भी विजुलाइज कर लीजिए क्या पूछ सकते हैं। यस सर। जो आप जवाब दे रहे हो उस पर मैं लिख लीजिए। ठीक सर। लिखने के बाद आपके जो थॉट्स हैं वो तुरंत कंसोलिडेट हो जाते हैं, है ना। यस समय की तो जाएंगे, तो कॉन्सेंट्रेटेड होकर के कि जब आप हो जाओगे इस बार आपका अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। वेरी कॉन्फिडेंट। थैंक यू और बहुत अच्छा जा रहा। मैं कोई बताने के लिए है नहीं हो, इतना अच्छा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब थोड़ा था करंट अफेयर्स आपके पास समय का पर्याप्त है, तो थोड़ा इसी और तैयारी कर लीजिएगा तो आपका जो बोर्ड में जाओ तो अच्छा जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तनिष, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जैसे बाकी मेंबर्स होता है, बिल्कुल ठीक है, बहुत कॉन्फिडेंट है। एक चीज़ बताइए, ये कमीज का कॉलर का बटन बंद होगा? सर बंद तो नहीं हो पा रहा था क्योंकि गला फंस रहा था, पुरानी शर्ट है, तो मैं कोशिश कर रहा था बंद हो जाए। पर कोई बात नहीं, मतलब उस दिन के लिए फिर आप नई शर्ट सर नई शर्ट लूँगा। पर लेंगे तो पहले ट्राई कर लीजिए, कभी लास्ट डे में फिर ऐसी धोखा हो वहाँ पे। सर मैं तो इस चीज़ को चेक करके ही आप शर्ट लें, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये कलावा पहने क्या? नहीं सर, इसको पहनूंगा लेकिन अंदर कर लूँगा उसको। अच्छा, ओके, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा एक हल्का रिप्लाई बोर्ड को दीजिए,
एक इंडिविजुअल की है हल्का सा, मतलब 70-80% जिसने जो उनकी तरफ, बाकी हल्का सा एक दो बार बीच में जरूर हुई। डेट का ना सर 9 जनवरी। 9 जनवरी, हाँ। तो ज़्यादा समय नहीं है, बिल्कुल इसी को जो नॉलेज है जैसा सर ने बताया कंसोलिडेट कर लीजिए। लेबर पे जो अभी Labour लॉज codes। रिफॉर्म हुए, तो फादर का लेबर इन्होंने लिखा है, तो ये एग्रीकल्चर लेबर। बिल्कुल लेबर है, मनरेगा है, हमें उम्मीद है कि आप इन सब विषयों को इतना अच्छा आपने किया, तो ये सब भी विषय आउटरीच से तैयार करके जाएंगे। यस सर। हम करेंगे ऐसे ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस। थैंक यू मैम।